ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जो है टोटल काव्य शास्त्र जो है हमारा संपूर्ण काव्य शास्त्र करने वाले हैं। एक भी टॉपिक जो है यहाँ पर काव्य शास्त्र से रिलेटेड नहीं रहने वाला है। और इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको गारंटी से 4 से 5 क्वेश्चन जो है एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे यहाँ से। और ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं काव्य शास्त्र के। इसके अंदर हम पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है उसको भी हम लेने वाले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो केवल जो है डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं वही इस वीडियो के साथ जुड़ें, बाकी जो है इस वीडियो को ना देखें। तो वीडियो जो है अगर आप शुरू से एंड तक देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग जो कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि आपको जो है आगे ये वीडियो देखनी है या फिर नहीं देखनी। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहती हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को आप लोग जरूर दबा दें, क्योंकि आगे जो भी वीडियो आएगी उसकी अपडेट आप लोगों को पता लगता रहेगा। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो काव्य शास्त्र की जो विभिन्न काव्य शास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं, सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। उसके बाद में हम लोग काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, उसके बाद में हम लोग देखेंगे काव्य गुण, काव्य दोष और प्रमुख सिद्धांत और उनके दार्शनिक मत और प्रमुख संप्रदाय। इसके अलावा पाश्चात्य साहित्य या पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो में आपको, और 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परिभाषा की। देखिए, परिभाषाएं जो है 5 परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से एक परिभाषा पूरा चांस है कि आपको जो है एक परिभाषा पेपर में देखने को यहाँ से मिल जाए। तो पाँचों के पाँचों आपको याद करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछा जाता है कि ये जो है युक्ति किसकी है, तो पहला है हमारा शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये है भामा की, याद रखेंगे शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो ये किसकी है, ये है भामा की। उसके बाद है ननु शब्दार्थो काव्यम, ये है रुद्रट की। उसके बाद आ जाएंगे वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये है विश्वनाथ की। इष्टार्थ व्यच्छिन्ना पदावली, तो किसकी है ये, दंडी की। उसके बाद आ जाते हैं हम तद दोषो शब्दार्थो सगुणाकृति पुनः क्यपि, ये जो है किसकी है, ये है मम्मट की। तो ये जो परिभाषाएं आपको याद कर लेनी है जरूर, और यहाँ से एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा क्वेश्चन। देखिए, अब इनको जो है याद कैसे करेंगे, थोड़ा सा जो है हिंट मैं दे देता हूँ आप लोगों को, ताकि जो है आपको थोड़ा सा याद रह जाए। देखिए, जैसे ये वाली परिभाषा है ननु शब्दार्थो काव्यम, ये परिभाषा तो लगभग आपको याद ही होगी, शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो जैसे ये वाली परिभाषा है ननु शब्दार्थो काव्यम, इसको कैसे याद करेंगे। देखिए, ननु, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है ऊ की मात्रा का प्रयोग है यहाँ पर, और यहाँ पर रुद्रट क्या है, यहाँ पर ऊ की मात्रा का प्रयोग है। इस प्रकार से जब आपके पास ऑप्शन आएंगे तो आप समझ जाएंगे। उसके बाद है वाक्य रसात्मक, माफ कीजिए, वाक्य रसात्मक काव्यम। देखिए, ये रसात्मक काव्यम ये क्या है, विश्वनाथ की, ये भी इंपोर्टेंट है। उसके बाद है इष्टार्थ। देखिए, इष्ट या इष्ट से याद रखना आपको, इष्ट क्या है, जब हम कुछ भी गलत करेंगे तो इष्ट का मतलब भगवान होता है, भगवान क्या करेगा, हमें दंड देगा। इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है दोष, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, गुण। देखिए, गुण और दोषों की बात इस परिभाषा में कही गई है। तो ये क्या है, मम्मट, इसको मम्मट के साथ में क्या याद रखेंगे। देखिए, मम मतलब मैं, तो मम मतलब मैं हूँ, तो मेरे अंदर क्या है, गुण भी है और दोष भी है। इस तरीके से आप याद रख लीजिए कि मेरे अंदर गुण और दोष दोनों है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इसको याद कर सकते हैं। एग्जाम में अगर ये आता है तो आप आराम से इसको लगा देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग काव्य प्रयोजन की। तो काव्य प्रयोजन, देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भरत मुनि ने जो है काव्य का प्रयोजन क्या माना है, ठीक है, भामा ने काव्य का प्रयोजन क्या माना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं बात आपको बता रहा हूँ कि प्रयोजन का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रयोजन होता है उद्देश्य, पता होना चाहिए काव्य का उद्देश्य जो है, काव्य जो है वो लिखा जाना है तो किस लिए लिखा जाना है, काव्य लिखा गया है तो वो किस लिए लिखा गया है। तो काव्य का जो उद्देश्य होता है उसको हम कहते हैं काव्य का प्रयोजन। काव्य का प्रयोजन क्या है, देखिए भरत मुनि ने जो है क्या माना है, काव्य का प्रयोजन माना है लोक मंगल। तो काव्य लिखा जाना चाहिए लोक मंगल के लिए, ये माना है भरत मुनि ने। उसके बाद है हमारा भामा। देखिए, भामा ने जो है काव्य का प्रयोजन माना है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। याद रखेंगे, भामा ने माना है धर्म, अर्थ, काम और
मोक्ष को। दंडी ने माना है किसको, ज्ञान और यश, काव्य का प्रयोजन। वहीं जो है वामन ने माना है कीर्ति और प्रीति को। याद रखें कीर्ति और प्रीति को जो है माना है किसने, वामन ने। उसके बाद हम बात करते हैं कुलपति मिश्र। तो कुलपति मिश्र ने माना है यश, संपत्ति और आनंद, इनको माना है कुलपति मिश्र ने। तो याद रखेंगे आपको कुलपति मिश्र को। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं आत्माभिव्यक्ति। तो आत्माभिव्यक्ति जो है वो डॉक्टर नगेंद्र और दिनकर, इन दोनों ने माना है आत्माभिव्यक्ति को काव्य का प्रयोजन। अब बात कर लेते हैं हम लोग शुक्ल जी की। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या माना है, देखिए मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण, उनके साथ मनुष्य से हृदय का सामंजस्य स्थापन, ये क्या है, काव्य का प्रयोजन होना चाहिए, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब बात कर लेते हैं हम लोग काव्य हेतु की। देखिए काव्य हेतु क्या होता है, पहले तो ये समझिए आप लोग, काव्य हेतु का मतलब क्या है यहाँ पर, उत्पत्ति का कारण। देखिए काव्य के उत्पत्ति का जो कारण होता है उसे कहते हैं काव्य हेतु। और इसके 3 भेद होते हैं। पहला है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति और तीसरा है अभ्यास। याद रखने हैं काव्य हेतु का मतलब क्या है, काव्य हेतु का अर्थ होता है काव्य की उत्पत्ति का कारण, और इसके 3 भेद होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। पूछा जा सकता है काव्य हेतु के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रतिभा की। तो प्रतिभा क्या होता है, देखिए प्रतिभा तो ये जो है इसका स्थान सबसे ऊंचा होता है, और प्रतिभा नित्य नवीन उद्भावना करने वाली मानसिक शक्ति। देखिए कारण जो है, रीजन की बात कर रहे हैं, जो है रीजन जो है काव्य का जो रीजन है उत्पत्ति का क्या कारण है उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला होता है उत्पत्ति के कारण में प्रतिभा। तो प्रतिभा अगर है, तो प्रतिभा अगर आपके अंदर प्रतिभा है तब जो है काव्य का क्या होगा, उद्भव होगा, उसका विकास होगा। तो आपको याद रखना है सबसे पहला जो कारण होता है वो क्या होता है, हेतु क्या है, वो है प्रतिभा। तो प्रतिभा के भी 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है हमारा कार्यत्री प्रतिभा और दूसरा होता है हमारा, माफ कीजिए, पहला है हमारा कार्यत्री प्रतिभा, दूसरा है भावित्री प्रतिभा। तो कार्यत्री प्रतिभा क्या होती है, याद रखना है। कार्यत्री प्रतिभा देखिए कवि का उपकार करने वाली जो प्रतिभा होगी उसको कहेंगे हम कार्यत्री प्रतिभा। वही भावित्री प्रतिभा की बात करें हम, तो भावित्री प्रतिभा क्या होगी, सहृदय का उपकार करने वाली। इतना याद रखना है आपको, कार्यत्री प्रतिभा जो कवि का उपकार करती हो, और भावित्री प्रतिभा जो सहृदय का उपकार करती हो, ये होगी भावित्री प्रतिभा। याद रखना है प्रतिभा के 2 रूप होते हैं, कार्यत्री, भावित्री, बस इतना ही एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। उसके बाद में जो है दूसरा जो कारण है हमारा वो क्या है, वो है व्युत्पत्ति। दूसरा भेद कौन सा हमारा, व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति क्या होता है, इसका अर्थ होता है बहुज्ञता या फिर प्रगाढ़ पांडित्य। देखिए व्युत्पत्ति का मतलब क्या है, मतलब उत्पत्ति कब होती है, जब आपके अंदर ज्यादा ज्ञान होता है, जब आप ज्यादा जानते हैं, बहुज्ञता या फिर प्रगाढ़ पांडित्य, तो उस स्थिति में क्या होता है, काव्य का उद्भव होता है। तो राजशेखर ने क्या लिखा इसके बारे में, उचित अनुचित का विवेक व्युत्पत्ति है। याद रखेंगे परीक्षा के दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है, उचित अनुचित का विवेक जो है वो क्या है, वो व्युत्पत्ति है। उसके बाद हम बात करते हैं अभ्यास की। तो अभ्यास क्या है, देखिए काव्य रचना के लिए बार बार किया जाने वाला अखंड प्रयत्नों की जो श्रृंखला है वो अभ्यास कहलाता है। याद रखेंगे काव्य की रचना करने के लिए जो बार बार अखंड प्रयत्न करने की जो श्रृंखला होती है उसी को क्या कहते हैं, हम अभ्यास कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं काव्य गुण। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि दंडी ने जो है काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, वामन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, या फिर मोहम्मद ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है। तो सबसे पहले दंडी की बात करें, दंडी ने जो है काव्य गुणों की संख्या मानी है 10। याद रखेंगे द से दंडी और द से 10, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है वामन जो है वो क्या है, ये वामन है और ये है 2 गुण। वामन ने माने कितने, 2 गुण। आपको याद होगा कि वामन जो भगवान थे, वामन अवतार जो था विष्णु जी का, उसमें क्या था, उन्होंने 2 पग जमीन मांगी थी। याद रखेंगे 2 पग जमीन मांगी थी, तो उसमें आपको क्या रखना है, 2 गुण है। उसके बाद 3 गुण जो है वो क्या है, देखिए 3 गुण मम्मट के हैं, 3 गुण ये आपको याद रखने हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो सर्वसम्मत जो माना जाता है वो माना जाता है काव्य गुणों की संख्या 3। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर साधारण रूप से पूछा जाता है काव्य गुण कितने हैं, तो आप कहेंगे 3। अगर नाम लिया जाता है एग्जाम में कि दंडी के अनुसार काव्य गुण कितने हैं या फिर वामन के अनुसार काव्य गुण कितने हैं, तब आप उनके अनुसार बताएंगे। तो प्रमुख रूप से जो गुणों की संख्या वो 3 मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से 3 होते हैं। तो 3 होते हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। तीनों इंपोर्टेंट है, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण।
देखिए ओज की बात करते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ओज गुण के अंदर कौन कौन सा जो है रस जो है होता है, ओज गुण में कौन कौन से रस होता है, कौन सा होता है, देखिए गुस्सा, वीर, विवश और रोध, ये जो है ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ से आप परिभाषा भी आप अपने आप जो है यहाँ बना पाएंगे। देखिए ओज गुण में क्या होगा, जहाँ पर आपको जो है उत्साह से संबंधित, वीरता से संबंधित इस तरीके के जो पंक्ति आपको दिखाई देगी वो क्या होगी, ये होगी ओज गुण की। उसके बाद माधुर्य की बात, देखिए माधुर्य क्या होता है, श्रृंगार, करुण या फिर शांत रस का जो प्रयोग होता है जहाँ पर काव्य में, वो होता है हमारा माधुर्य गुण। माधुर्य मतलब मधुर लगने वाला, ठीक है, कोमल जो होता है बहुत ही, तो वो जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा माधुर्य। उसके बाद हम बात करते हैं प्रसाद की। देखिए प्रसाद में क्या है, ना तो ये ओज होगा और ना ही ये क्या होगा, माधुर्य होगा। तो प्रसाद ना अधिक मधुरता होगी इसके अंदर और ना ही इसमें ओज होगा ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ होगा प्रसाद गुण। यहाँ पर क्या है, सहृदय का चित्र तुरंत व्याप्त कर दे, वो क्या होता है हमारा, वो होता है प्रसाद गुण। याद रखेंगे प्रसाद गुण इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं काव्य दोष, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन यहाँ पे जो है आपको जो है आराम से समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें काव्य दोष की, तो काव्य दोष जो है वो कितने माने जाते हैं, मुख्य रूप से काव्य दोष माने जाते हैं 3 प्रकार से। तो 3 प्रकार के जो आपके काव्य दोष होते हैं, कौन कौन से काव्य दोष होते हैं, पहला होता है शब्द दोष, दूसरा है अर्थ दोष और तीसरा है हमारा रस दोष। तो काव्य दोष जो है कितने प्रकार के माने जाते हैं, वो माने जाते हैं 3 प्रकार के। अब जो है कोई भी एक काव्य दोष देगा या फिर उसकी कोई विशेषता देगा और ये पूछेगा जो है इसमें कौन सा काव्य दोष है, तो इसमें जो है 4 ऑप्शन देगा। तो जो कुल मिला के जो काव्य दोष बनते हैं हमारे, उन सभी के बारे में जो है मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं श्रुति कटुत्व दोष। देखिए श्रुति कटुत्व दोष, नाम से पता चला है श्रुति मतलब सुनने में, तो जो शब्द सुनने में अप्रिय लगे वहां पर क्या होगा, श्रुति कटुत्व दोष होगा। याद रखना है, जो शब्द सुनने में अप्रिय लगे, अच्छा ना लगे, वहां पर क्या होगा, श्रुति कटुत्व दोष होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम च्युत संस्कृति दोष। इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर जहाँ शब्द का प्रयोग, माफ कीजिए ये जो है रिपीट हो गया दो बार, तो जहाँ शब्द का प्रयोग जो है व्याकरण के प्रतिकूल हो, तो व्याकरण के अनुकूल जहाँ पर शब्द का प्रयोग नहीं होता वहां पर क्या होता है, च्युत संस्कृति दोष होता है। उसके बाद आ जाते हैं अश्लीलत्व दोष। अश्लीलत्व जो दोष होता है वो क्या होता है, साहित्य में अश्लील शब्दों का जहाँ प्रयोग हो जाए तो वो क्या होता है, अश्लीलत्व दोष वहां पर जो है देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा ग्रामत्व, तो ग्राम्यत्व जो दोष होगा वो क्या होगा, देखिए साहित्यिक भाषा में जब ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम्यत्व दोष कहलाएगा। चलिए अब चलते हैं हम आगे हमारा अप्रतीतत्व दोष। देखिए अप्रतीतत्व दोष क्या होगा, जहां पर लोक व्यवहार में प्रयोग ना होने वाले शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग देखने को मिलेगा, वहां पर क्या हो जाएगा हमारा, वो होगा अप्रतीतत्व। देखिए अप्रतीत मतलब जिसकी कल्पना ना की गई हो, है ना, अप्रतीत जो प्रतीत ना होता, मतलब लोक व्यवहार में जो व्यवहार से दूर है वो प्रयोग जो है किया जाए तो वो कहलाएंगे हमारे अप्रतीतत्व दोष के अंतर्गत। अगला है क्लिष्टत्व दोष। देखिए नाम से पता चल रहा है क्लिष्टत्व, क्लिष्ट मतलब कठिन, मुश्किल, तो जिसका अर्थ निकालना कठिन हो या फिर ज्यादा उसमें गुणा भाग करनी पड़ती हो, उसका अर्थ निकालने के लिए वो होगा क्लिष्टत्व दोष। उसके बाद आ जाता है हमारा न्यून पदत्व दोष। देखिए नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर न्यून पदत्व, जहाँ पर जो है पद न्यून हो, मतलब क्या होगा कि जहाँ जो है क्या होगा, कोई शब्द हमें कमी नजर आएगी कि कोई जो है वाक्य लिखा हुआ है हमारे सामने, उस वाक्य को पढ़कर हमें लगता है कि यहाँ पर जो है इस शब्द का भी प्रयोग होना चाहिए था, तभी ये जो है सही अर्थ दे पाता। तो वो जो किसी शब्द की कमी हमें वहां पर खलती है तो वो किसके दोष के अंतर्गत आ जाती है, वो हो जाती है न्यून पदत्व दोष के अंतर्गत। तो अब इसके बाद में आता है हमारा अधिक पदत्व दोष। ठीक है, ये भी नाम से पता चला अधिक पदत्व। इसमें क्या होगा, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग। मान लीजिए कि उस शब्द का प्रयोग ना भी करते तब भी अर्थ जो है वो स्पष्ट होता, तो फिर उसका प्रयोग करने का क्या फायदा। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनको जो जबरदस्ती प्रयोग किया गया हो, ठीक है, जिसकी आवश्यकता ना हो प्रयोग करने की, तो उसको किसके अंतर्गत लिया जाएगा, अधिक पदत्व दोष के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम अक्रमत्व दोष। देखिए क्रम की बात हो रही है, अक्रमत्व जहां पर कोई पद उचित स्थान पर प्रयोग ना होकर के अनुचित स्थान, मतलब क्रम से प्रयोग नहीं हुआ होगा, वो जो है ना क्रम के विपरीत जो प्रयोग होगा वहां पर क्या होगा, अक्रमत्व दोष होगा। उसके बाद बात करते हैं हम दुष्क्रमत्व। तो दुष्क्रमत्व में जहां शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध जो है क्रम होता है वो क्या होता है, दुष्क्रमत्व होता है। याद रखेंगे दुष्क्रमत्व में क्या हो जाएगा, लोक
शास्त्र के अलावा जो है लोक शास्त्र से हटकर के जो है क्रम हो, उसको कहेंगे हम दुष्ट क्रमत्व दोष। उसके बाद हम बात करते हैं पुनरुक्ति दोष। देखिए नाम से पता चल रहा है पुनरुक्ति मतलब जिसका दोबारा जो है उपयोग किया गया हो, मतलब अर्थ प्रतीति के बाद भी शब्द का पुनः प्रयोग, मतलब अर्थ का पता लग गया उसके बाद भी शब्द का जो है दोबारा से यूज किया जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा, वो होगा पुनरुक्ति दोष। उसके बाद हम बात करते हैं रस दोष की। तो रस दोष किसे कहेंगे, देखिए जहां पर भाव व्यंग रूप में ना होकर के स्वयं ही अपना वर्णन करने लगे, वहां पर शब्द जो है वाच्य रस दोष होता है। या फिर देखिए अगर हम साधारण शब्दों में इसको समझें तो क्या कह सकते हैं, देखिए मान लीजिए रस दोष में क्या होगा कि कोई जो है हम बात कर रहे हैं वीरता की, ठीक है, और वहां पर हमने कोमल शब्दों का प्रयोग कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रस दोष। या फिर हम बात कर रहे हैं प्रेम की या फिर वीरता की, वहां पर हमने जो है हास्य रस का प्रयोग कर दिया उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा वहां पर, तो रस दोष जो है वहां पर होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद में जो प्रमुख सिद्धांत और दर्शन है। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपका, और एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आपको याद रखना है प्रमुख सिद्धांत और दर्शन की बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भट्ट लोल्लट। देखिए भट्ट लोल्लट का जो सिद्धांत है वो कौन सा है, उत्पत्तिवाद का सिद्धांत या फिर आरोपवाद का सिद्धांत, ये है भट्ट लोल्लट का, याद रखेंगे। और इनका जो दार्शनिक मत है वो है मीमांसा दर्शन। उसके बाद बात करते हैं हम शंकुक की। तो शंकुक को कैसे अनुमितिवाद या फिर चित्र तुरंग, और इनका क्या है, न्याय दर्शन, याद रखेंगे न्याय दर्शन है। दोस्तों अभी आपको जो है इसकी थोड़ी ट्रिक भी बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से इनको आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है हमारा भट्ट नायक। भट्ट नायक का क्या है, भुक्तिवाद या फिर भोगवाद और साधारणीकरण। ये जो है मतलब कुछ भी आएगा तो किसका होगा, ये भट्ट नायक का। और इनका जो दर्शन है वो है सांख्य दर्शन। उसके बाद आ जाते हैं हम अभिनव गुप्त का, तो ये है अभिव्यक्तिवाद। और अभिव्यक्तिवाद जो है ये इनका दार्शनिक मत है शैव दर्शन। उसके बाद बात करते हैं महीम भट्ट की। तो महीम भट्ट का क्या है, अनुमानवाद। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं किस तरीके से समझा जा सकता है। देखिए तो भट्ट लोल्लट, तो भट्ट लोल्लट को क्या समझ सकते हैं हम, तो इसमें आपको उत्पत्ति और आरोप, देखिए उत्पत्ति और आरोप कब होता है, यहां से याद रख सकते हैं हम भट्ट लोल्लट। देखिए जो लठ, आप याद रखेंगे, देखिए जब लठ जो होता है लठ पड़ता है, तो लठ पड़ने से क्या होता है, दर्द जो होता है, और दर्द का क्या होता है, दर्द की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको याद रख सकते हैं। देखिए कोई भी जो है आप बना सकते हैं जिससे आपको याद रह जाए। अगर आप रटेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा रटना, कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके अंदर क्रैश हो जाता है एक दूसरे के साथ में। देखिए लो लट, लट का मतलब क्या है, अगर लट मारते हैं तो क्या होता है, दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो क्या होता है, दर्द की उसमें उत्पत्ति होती है। तो याद उत्पत्तिवाद या फिर आरोपवाद। शंकु कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ से हमने लिया कुक। कुक क्या करता है, अनुमति मांगेगा कि जी खाना बना दूं या नहीं बनाओ, खाने में क्या बनाओ, तो कुक क्या करता है, खाना बनाने के लिए अनुमति मांगता है, तो अनुमतिवाद याद रखेंगे। देखिए भट्ट नायक कैसे याद रखेंगे, भैसे भट्ट है और भैसे भुक्ति, याद रखेंगे भैसे भट्ट है और वैसे भुक्ति या फिर भोगवाद, याद रखेंगे। और साधारणीकरण भी इनका ही है। उसके बाद अभिनव गुप्त, इसमें तो कुछ भी याद करने के लिए नहीं देंगे, अभी और अभी दोनों में एक जैसे वर्ड आ रहे हैं, तो आप आराम से जो है कर सकते हैं। महिम, ठीक है, महिम से याद रख सकते हैं आप क्या, मुहिम। तो मुहिम जो है किसी भी अनुमान के आधार पर नहीं चलाई जा सकती कोई भी, तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ से एक नंबर में इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है कि संस्कृत के रसवादी आचार्य कौन से हैं। तो संस्कृत के रसवादी आचार्य देखिए मम्मट, भरतमुनि, भट्टनायक और विश्वनाथ, ये जो है प्रमुख जो है संस्कृत के रसवादी आचार्य हैं, याद रखना है। उसके बाद है हिंदी के रसवादी आचार्य कौन से थे, देखिए हिंदी में कौन है, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नरगेंद्र, ये हिंदी के रसवादी आचार्य। उसके बाद बात करते हैं अलंकारवादी आचार्य। तो अलंकारवादी आचार्य कौन से, केशव दास, याद रखना है अलंकारवादी आचार्य केशव दास। उसके बाद है काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है भरत मुनि को, याद रखना है भरत मुनि को माना जाता है काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख जो संप्रदाय हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अलंकार संप्रदाय। देखिए ये अलंकार संप्रदाय किससे संबंधित है, भावा से संबंधित है। उसके बाद में रीति संप्रदाय वामन से
संबंधित है। उसके बाद ध्वनि संप्रदाय, आनंदवर्धन, वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं रस संप्रदाय। रस किससे है? भरत मुनि से और विश्वनाथ से। तो रस संप्रदाय के बारे में जो है अलग अलग किताबों में देखने को मिलता है, तो जो ऑप्शन आएगा उसके हिसाब से आप लोग देख लेना। तो उसके बाद है औचित्य संप्रदाय। क्या है? औचित्य संप्रदाय है क्षेमेंद्र का। तो ये याद रखना है, औचित्य जो संप्रदाय है वो किसका है? क्षेमेंद्र का है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सारे के सारे। अब हम लोग बात कर लेते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे गुरु शिष्य परंपरा की। तो ये जो है एग्जाम में पूछा गया था, ये जो है गुरु शिष्य परंपरा ऑप्शन दिए गए थे, कौन सा इसमें से सही है, तो आपको याद रखना है। देखिए गुरु शिष्य परंपरा, गुरु से शिष्य की तरफ पढ़ रहे हैं। जो सुकरात थे वो किसके गुरु थे? प्लेटो के। प्लेटो किसके गुरु थे? अरस्तु के। और अरस्तु किसके गुरु थे? सिकंदर के। तो इस प्रकार से आपको जो है ये याद रखना है, और यहाँ से जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, देखिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेटो की। तो प्लेटो का जो सिद्धांत था वो कौन सा था ना, इनके बारे में मुख्य चीजें जो है क्या है याद रखने के लिए। तो प्लेटो का जो सिद्धांत है वो है अनुकरणवाद। याद रखेंगे प्लेटो का सिद्धांत का नाम क्या है? अनुकरणवाद का सिद्धांत दिया था प्लेटो ने। और इनकी जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है? इनकी प्रमुख रचना पूछी जाती है, देखिए इयोन पूछी गई है एग्जाम में कई बार। इयोन, गणतंत्र और फेदरोस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। वैसे तो और भी इनकी बहुत सारी रचना है, लेकिन आपको केवल यही 3 रचनाओं को याद करना है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर आप नहीं भी करते हैं तो इयोन को जरूर याद रखेंगे। इयोन किसकी है? यह है प्लेटो की। उसके बाद बात करते हैं हम अरस्तु की। तो अरस्तु भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके सिद्धांत की बात करें तो ये जो है शिष्य थे प्लेटो के, इसलिए जो है इनका सिद्धांत भी क्या था? अनुकरणवाद का सिद्धांत। उसके बाद इनकी जो प्रमुख रचना है, तो प्रमुख रचना ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये रचना क्या है? पेरिपोइथकेस। याद रखेंगे पेरिपोइथकेस जो है रचना वो किसकी है? अरस्तु की है। दूसरी इंपॉर्टेंट रचना है वो है वसीयतनामा। देखिए वसीयतनामा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर दास प्रथा की बात कही गई थी, और इसे दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र माना जाता है वसीयतनामा को। तो इसलिए आपको याद रखना है इसके। और आगे बात कर लेते हैं हम लोग जो है लॉन्जाइनस। देखिए लॉन्जाइनस का जो प्रमुख सिद्धांत है वो है उदात्तवाद का सिद्धांत। याद रखेंगे लॉन्जाइनस उदात्तवाद का सिद्धांत। और इनकी जो रचना है वो क्या है? पेरिहुप्सुस। याद रखेंगे पेरिहुप्सुस जो है इनकी प्रमुख रचना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉलरिज। देखिए इनका प्रमुख जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है आत्मवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है इनका? आत्मवादी सिद्धांत या फिर प्रत्ययवादी सिद्धांत, ये हम कहेंगे। उसके बाद में इनका जो प्रमुख रचना है वो है द फ्रेंड्स। याद रखेंगे द फ्रेंड्स एंड टू रिलेशंस। याद रखेंगे द फ्रेंड्स एंड द रिफ्लेक्शन, माफ कीजिए द फ्रेंड्स एंड टू रिफ्लेक्शन, ये है इनकी प्रमुख रचना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रोचे। क्रोचे का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत कौन सा है? आत्मवादी सिद्धांत। याद रखेंगे क्रोचे का जो सिद्धांत है वो है आत्मवादी सिद्धांत, और इनको क्या कहते हैं? प्रत्ययवादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो याद रखेंगे। उसके बाद में इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है एस्थेटिक। याद रखेंगे प्रमुख पुस्तक कौन सी है इनकी? ये है एस्थेटिक। उसके बाद बात करते हैं हम इलियट की। तो इलियट जो है इनका जो इलियट का प्रमुख सिद्धांत है वो कौन सा है? परंपरा संबंधी चिंतन। याद रखेंगे परंपरा संबंधी चिंतन किसका है? ये है इलियट का। इसको कहेंगे हम ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। और प्रमुख जो इनकी रचना है वो कौन सी है? द वेस्टलैंड। याद रखेंगे द वेस्टलैंड इंपोर्टेंट है क्योंकि इस पे मिला था नोबेल पुरस्कार इनको। तो इन्हें जो है नई समीक्षा का जनक भी माना जाता है। ये याद रखना है, नई समीक्षा का जनक भी माना जाता है इलियट को। तो इंपोर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।